हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असल पॉन्जी स्कीम से लेके अब तक की सबसे बड़ी स्कीम तक हम दुनिया के 3 मशहूर धोखेबाजों के होशियार कामों में आए थोड़ा डिगिन करते हैं। इटालियन कॉन आर्टिस्ट चार्ल्स पॉन्जी के नाम से मंसूब पॉन्जी स्कीम एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है जहां एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को नए मतलब न्यू इन्वेस्टर्स के फंड से अदायगी की जाती है। आमतौर पर पॉन्जी स्कीम का मास्टरमाइंड किसी शख्स की फंड्स के इन्वेस्टमेंट करने का वादा करता है ताकि कम या बगैर किसी खतरे के ज्यादा मुनाफे हासिल किए जा सके। जैसे कि एक पिरामिड स्कीम के साथ। पिरामिड स्कीम एक बिजनेस मॉडल है जो इन्वेस्टमेंट्स या प्रोडक्ट्स की फरोख्त की फराहमी के बजाय स्कीम में दूसरों को इनरोल करने के लिए अदायगियों या खिदमात के वादे के जरिए मेंबर्स को इनटेक करता है, लेकिन कुछ धोखेबाज इस रकम को बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। ऑल्दो ये जो टर्म है पॉन्जी स्कीम अपना नाम हासिल करता है एक इटालियन फ्रॉडस्टर चार्ल्स पॉन्जी से, मगर ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कैम को फर्स्ट ट्रेस किया जाता है फार बैक इन द मिड 80s, जिसमें इन्वॉल्व थे एडेल स्पिट्जर जो कि जर्मनी के रिहायशी थे और सारा हावी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की रिहायशी थी। लेकिन फिर भी चार्ल्स पॉन्जी इस स्कीम के ओरिजिनल मास्टरमाइंड कहलाते हैं। ये स्कैम सेंटर्ड था ऑन द पोस्टल सर्विस, उस टाइम जब इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स IRC डेवलप हुए थे, जो कि अलाउ करता था एक इंसान को अपनी कंट्री से पोस्टेज पे करने की अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए दूसरी कंट्री में। एक IRC की कीमत खरीदे जाने वाले मुल्क में पोस्टेज की कीमत पे रखी गई थी, मगर ये स्टैम्प से भी स्वैप किया जा सकता था जिस भी मुल्क में ये रिक्लेम होता था। इनकी वैल्यूज में इतना फर्क होने की वजह से इसमें पोटेंशियल प्रॉफिट मिलता था। पोस्ट ग्रेट वॉर इन्फ्लेशन की वजह से एक IRC बहुत ही सस्ता खरीदा जा सकता था इटली में और फिर US स्टैम्प से एक्सचेंज किया जा सकता था जो कि काफी हायर वैल्यूज के होते थे और फिर ये आगे बिकते थे। चार्ल्स पॉन्जी ने क्लेम किया था कि इसका नेट प्रॉफिट वाज ओवर 400%। आर्बिट्रेज सालसी की एक फॉर्म जो कि कंप्लीटली लीगल थी। इस चीज का पोटेंशियल रियलाइज करते हुए पॉन्जी ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने इस IRC के प्लान को मोशन में लाने का सोचा, मगर फंडिंग्स की तलाश में पॉन्जी ने काफी बैंक्स में एप्लीकेशन दी, लेकिन वो सारी रिजेक्ट हो गई। इसी रिजेक्शन ने पॉन्जी को लीड किया एक स्टॉक कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए ताकि वो पब्लिक से फंड्स जनरेट कर सके और अपने काफी सारे बॉस्टन के दोस्तों को भी ये प्लान पिच किया कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स को 90 डेज में डबल कर देगा, जिस प्लान में उसने बाद में ये भी प्रॉमिस किया कि वो 45 डेज में भी ये काम कर सकता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ 50% इंटरेस्ट। 1919 के एंड में पॉन्जी ने एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी ढूंढी उसके IRC स्कीम को प्रमोट करने के लिए। उसके एक ही महीने के अंदर 18 इन्वेस्टर्स ने तकरीबन $1800 इन्वेस्ट किए उसकी कंपनी में और उन इन्वेस्टर्स को अगले ही महीने पॉन्जी ने पे ऑफ कर दिया उन पैसों से जो कि उसने अपने नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स से लिए थे। वक्त के साथ साथ पॉन्जी का बिजनेस एक्सपैंड हुआ और उसने एजेंट्स हायर किए इन्वेस्टर्स ढूंढने के लिए अक्रॉस न्यू इंग्लैंड और न्यू जर्सी। कहा यह भी जाता है कि ओवरऑल बॉस्टन पुलिस के 3/4 ऑफिसर्स उन सब ने इस पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ था। लेटर जुलाई 1920 में 1920 में पॉन्जी ने एक दिन में $1 मिलियन कलेक्ट किए थे। अकॉर्डिंग टू स्मिथसोनियन मैगजीन पॉन्जी ने 8 मंथ्स के मतलब 8 महीने के टाइम फ्रेम में $15 मिलियन जनरेट किए थे। ये फिगर्स तो काफी छोटे लगेंगे मॉडर्न डे स्कैम से, लेकिन व्हाट इज इंप्रेसिव अबाउट पॉन्जी स्कीम इज दैट जो स्ट्रेटजीज और स्पीड उसने यूज करी अपने मिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट करने के लिए। अब बात करता चलो नंबर 2 की, जो बर्नार्ड मैडॉफ या बर्नी मैडॉफ के नाम से जाने जाते हैं। ये एक अमेरिकन फाइनेंशियर थे जिन्होंने हिस्ट्री की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम एग्जीक्यूट करी थी। बर्नी ने हजारों इन्वेस्टर्स को इसमें फ्रॉड किया था फॉर अप्रोक्सीमेटली $64.8 बिलियन टोटल 17 साल के पीरियड में। बर्नी की डेथ साल 2021 के अप्रैल में एक जेल में हुई जिसमें वो 150 साल की सजा काटने गए थे। इन पे इल्जाम थे मनी लॉन्ड्रिंग के, सिक्योरिटीज फ्रॉड के और भी काफी सारे केसेस इन पे चल रहे थे साथ में ही। साल 1960 में बर्नी ने अपनी फर्म स्टैब्लिश करी बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज के नाम से, जो कि जल्द ही वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट मेकर्स बन गई थी और 8 बार इन्वेस्टिगेट हुई थी US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से ओवर इट्स एक्सेप्शनल रिटर्न्स। मगर वो ग्लोबल रिसेशन था साल 2008 का जिसने लीड किया बर्नी मैडॉफ को ट्रैप की तरफ। जब इन्वेस्टर्स ने तकरीबन $7 बिलियन विथड्रॉ करने की कोशिश की, उसी हरकत में ये जाहिर हो गया कि ये फिगर्स बर्नी के पास तो है ही नहीं। वो लोग जो बर्नी के फ्रॉड का शिकार थे उनमें एक्टर केविन बेकन, फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की चैरिटेबल फाउंडेशन
वुंडरकिंडर और प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर सैंडी कोफैक्स शामिल हैं। काफी सारे बैंक्स भी इससे इफेक्ट हुए थे, इंक्लूडिंग HSBC होल्डिंग्स, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और जापान का नोम्यूरा होल्डिंग्स। इन सब के साथ साथ ऑर्डिनरी लोग भी बर्नी के विक्टिम्स थे। कोर्ट में बर्नी ने यह बोला कि ये स्कीम जब उन्होंने शुरू करी थी बैक इन 1990s, उन्होंने इसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही चलाने का सोचा था। वो मार्च 2009 में गिल्टी साबित हुए। लास्ट में बात करता चलो नंबर 3 की, तो उस पे आते हैं अमेरिकन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर लू पर्लमैन, जो कि अपनी हाइट ऑफ फेम पे थे 1990s में आफ्टर लॉन्चिंग दुनिया के 2 मोस्ट पॉपुलर बॉय बैंड्स द बैकस्ट्रीट बॉयज और NSYNC। मगर पब्लिक ने उस टाइम ये रियलाइज नहीं किया था कि पर्लमैन ने भी एक पॉन्जी स्कीम लॉन्च करी हुई है। फॉर अराउंड 2 डेकेड्स 20 साल तक पर्लमैन बैंक्स को और लोगों को ये कन्विंस करते रहे कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करे जो बहुत ही फैब्रिकेटेड थी। बैकस्ट्रीट बॉयज और NSYNC बॉय बैंड के मशहूर और सक्सेसफुली ग्लोबल होते ही इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए पर्लमैन की वेल्थ को शेयर करने के लिए। इस सिनेरियो ने पर्लमैन के लिए बहुत ही एक इजी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। पर्लमैन स्टार्ट हो गए काम करना एज अ कॉन आर्टिस्ट और इनकरेज करने लगे इन्वेस्टर्स को टू बाय इनटू ट्रांसकॉन्टिनेंटल एयरलाइन ट्रैवल सर्विसेज और ट्रांसकॉन्टिनेंटल एयरलाइंस इंक, जो कि दोनों ही बहुत ही फैब्रिकेटेड कंपनीज थी जो सिर्फ पेपर पे ही एग्जिस्ट करती थी और फिजिकल प्रेजेंस कोई नहीं थी। 2007 में पर्लमैन फाइनली इन्वेस्टिगेशन के अंडर आ गए और फ्लोरिडा स्टेट ऑफिशियल्स को बताया कि ये पैसे एक कंपनी में इन्वेस्ट हुए हैं जिसका नाम जर्मनी सेविंग्स था। मगर इस कंपनी को ऑफिशियल्स लोकेट नहीं कर पाए और पर्लमैन के अकाउंटिंग फर्म में सर्चिंग शुरू कर दी, जो सारे पर्लमैन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट संभालते थे। ऑफिशियल्स ने 2 अलग अलग एड्रेसेस पे रिकॉर्ड्स ट्रेस किए, एक साउथ फ्लोरिडा में जहां ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी और एक जो सेम एड्रेस शेयर करती थी जर्मनी सेविंग्स का। रिवील ये हुआ कि ये जो सेकंड एड्रेस था जर्मनी सेविंग्स वाला, ये लिंक था टू अ रिमोट आंसरिंग सर्विस जो कि इन्वेस्टर्स की अमाउंट से पेड था। ये जो टोटल घपला था ये तकरीबन $300 मिलियन का। पर्लमैन को 2008 में गिल्टी डिक्लेयर किया और उन पे चार्जेस थे कॉन्स्पिरेसी मनी लॉन्ड्रिंग और फॉल्स बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के, और उनको 25 साल के लिए जेल सुना दी। मगर पर्लमैन की डेथ 2016 में फेडरल कस्टडी में ही हो गई थी। वेल, ये थे 3 सबसे बड़े पॉन्जी स्कीम आर्टिस्ट। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। अल्लाह हाफिज।